नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह लोधी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गतिमान अकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जेल प्रहरी के क्वेश्चन पेपर का हल डिटेल्ड मेथड में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों, आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि मेरा जो वीडियो बनाने का क्वेश्चन सीरीज लाने का एम है वह आपको ये बताना है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको क्वेश्चन को समझ करके किस प्रकार से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए मैं ये जो क्वेश्चन सीरीज लाया हूँ, तो इसका उद्देश्य यही था। आप दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सीरीज को देखकर एक तो ये अंदाजा लगा पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं एग्जाम में, और जो आपके एमपी पुलिस तथा जो जेल प्रहरी के एग्जाम हैं उनमें किस प्रकार की साइंस आपसे पूछी जाती है। तो मैं साइंस का टॉपिक ही आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा और बहुत ही डिटेल्ड मेथड में, जो आपसे बहुत ही रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से समझ पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आज पेपर लिया है, ये पेपर जेल प्रहरी का 3 सितंबर 2018 का पेपर है, आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों, अब हम पेपर को शुरू कर लेते हैं। मैं स्क्रॉल करके वीडियो को जनरल साइंस निकाल लेता हूं, जो कि आज अपन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये अपना साइंस का टॉपिक निकल आया है। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है जो कम से कम ऊर्जा की खपत करता है। दोस्तों, अपने जो ऑप्शन है एलईडी, फिलामेंट लैंप, सीएफएल तथा फ्लोरोसेंट लैंप। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि कम से कम ऊर्जा जो खपत करने वाला कौन सा ऊर्जा का स्रोत है। इसका एलईडी जो होता है दोस्तों, सभी लोग आप जानते होंगे कि एलईडी जो आजकल का बल्ब जो मॉडर्न में चलने आ रहा है, जमाने आ रहा है, वो एलईडी होता है जो सबसे कम ऊर्जा खपत करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें। गंभीर बीमारियों पर लागू ना होने होने वाले लक्षणों की पहचान करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले कि जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है कि गंभीर बीमारी पर लागू ना होने वाले लक्षण की पहचान करें, जबकि यहाँ पर ना नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसमें मिसप्रिंट है। दोस्तों, हम आपको सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं कि यहाँ पर गंभीर बीमारी पर लागू ना होने वाले लक्षण का बात पूछी गई है। ऑप्शन देखते हैं। रिकवरी रेट धीमी होती है, सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, गंभीर बीमारी के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, बीमारी लंबे समय तक चलती है। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें जो सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए क्या बताना है दोस्तों कि गंभीर बीमारी पर लागू ना होने वाले लक्षण कौन सा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिकवरी रेट धीमी होती है, फर्स्ट ऑप्शन ये गंभीर बीमारी में होता है कि रिकवरी रेट धीमी हो जाती है। और तीसरा हम देखते हैं, गंभीर बीमारी के परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो जाती है। बीमारी गंभीर है तो मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये मृत्यु भी हो सकती है गंभीर बीमारी के चलते, और बीमारी लंबे समय तक चलती है। दोस्तों, गंभीर बीमारी है अगर, तो वह लंबे समय तक चलती है, रिकवरी रेट धीमी होती है। ये तीनों गंभीर बीमारी में होने वाले लक्षण हैं। जबकि ये जो चौथे नंबर का है, ये जो दूसरे नंबर का है, ये गंभीर बीमारी में नहीं दिखाई देता है। तो इसमें हमारे लिए किस चीज की पहचान करनी पड़ती कि कौन सा लक्षण गंभीर बीमारी में नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन दूसरे नंबर का सही हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भ्रमी निम्न हैं। तो बाह्यदल, पराग, दलपुंज और अंडप, पंखुड़ी, बाह्यदल, अंडप और पुंकेसर, पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जायांग, बीजांड, पराग, पंखुड़ी और पुष्पकोश। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ये हमारे लिए बताना है। तो दोस्तों, जो
थर्ड नंबर का ऑप्शन है पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जायांग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो चार जो अंगों के नाम दिए गए हैं ये उभयलिंगी फूल में उपस्थित होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में क्यों ये आंसर हमारा सही होगा। फर्स्ट है कि जो बाह्यदल, पराग, दलपुंज और अंडप, ये आंसर सही नहीं है। इसमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सिर्फ मेल पुष्प में उपस्थित होते हैं। सॉरी दोस्तों, अंडप भी दिया गया है ये, लेकिन इसके जो चारों अंग हैं इसमें से बाह्यदल, पराग, दलपुंज ये मेल के दिए गए, अंडप सिर्फ फीमेल का दिया गया है। लेकिन ये उभयलिंगी के चार ऑप्शन सही नहीं हुए, क्योंकि इसमें 2 मेल के होना चाहिए, 2 फीमेल के होना चाहिए। जो सेकंड ऑप्शन है इसमें ये चारों मेल में उपस्थित होते हैं, अंडप, पुंकेसर, बाह्यदल और पंखुड़ी। और जो लास्ट ऑप्शन है पराग, बीजांड, पंखुड़ी और परागकोश, ये चारों मेल पुष्प के अंग दिए गए हैं। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो हमारा जो एक ही ऑप्शन जो थर्ड नंबर का है वह सही आंसर होगा, क्योंकि वो उसमें 2 फीमेल पार्ट दिए गए हैं, 2 मेल पार्ट दिए गए हैं। तो जो उभयलिंगी होता है उसमें दोनों के बराबर बराबर मात्रा में उपस्थित अंग होते हैं, 2 फीमेल के 2 मेल के। तो हमारा आंसर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं। एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना निम्न में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक साथ निश्चित पैटर्न में 2 फसलों को एक ही खेत में उगाना क्या कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है इंटर क्रॉपिंग। हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इंटर क्रॉपिंग फसल होती है उसमें एक निश्चित पैटर्न पर ये बर्ड जो है इसका ही खेल यहाँ पर इस आंसर में है। निश्चित पैटर्न में जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक खेत में उगाया जाता है तो उसको इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन 2 फसलों में यहाँ पर हो सकता है, मिश्रित फसल और इंटर फसल, अंतर फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मिश्रित फसल वह होती है जिसमें 2 फसलों को एक साथ बिना किसी निश्चित पैटर्न के मिक्स करके बो दिया जाता है। मीन्स की खेत में 2 फसलों के बीच को मिक्स करते हैं और सीड ड्रिल की सहायता या जैसे भी खेतों में बो देते हैं। लेकिन जो इंटर क्रॉपिंग होती है इसमें 2 फसलें तो लेते हैं लेकिन उसको एक निश्चित पैटर्न में बोते हैं। जैसे कि अगर 2 रो एक गेहूं की फसल के 2 रो लगाएंगे तो दूसरे 2 रो होंगे जो मक्का के लगा देंगे, तो इसमें एक निश्चित पैटर्न दिखाई देगा, बिखरे हुए पौधे दिखाई नहीं देंगे। खेत में अगर आप देखेंगे तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न दिखाई देगा, जैसे कि आप एक डायग्राम में देख पा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से इस इंटर फसल कहते हैं। ये हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपार्श्व सममित जीव है? तो दोस्तों इसका द्विपार्श्व सममित मीन्स की बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? दोस्तों हाइड्रासाइकोन, तारामीन या केंचुआ। तो केंचुआ जो होता है वह बाइलेटरल सममित जीव होता है, द्विपार्श्व सममिति जीव होता है। अगर उसको अपन बीच में से काट दें तो और दोनों को एक के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं, इसलिए जो केंचुआ होता है वह सिमेट्रिकल होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल जीव होता है। हाइड्रा दोस्तों इसमें बहुत सारे जो उसके हाथ पैर होते हैं, इस वजह से उसको काट दिया जाए अगर 2 भागों में तो वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकते नहीं हैं, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और साइकोन जो होता है एक, इसमें बहुत सारा पोरस इसका पार्ट बॉडी होती है, बहुत पोर्स होती है, बहुत ही छिद्रयुक्त होती है। इसको 2 भागों में नहीं विभाजित किया जा सकता। और स्टारफिश को भी 2 भागों में विभाजित यानी कि उसको बाइलेटरल सिमेट्री शो नहीं करती है। तो हमारा लास्ट का ऑप्शन सही है, केंचुआ।
दोस्तों हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है, इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पानी में अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल है, पानी में अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर है, पदार्थ के कण लगातार गति में हैं, पदार्थ के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दोस्तों मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको जो मैंने ऑप्शन क्वेश्चन सिलेक्ट किए इनमें से किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर पता है तो आप वीडियो वहां पर पोस्ट करें, पहले अपना आंसर लगाएं, टिक करें, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं कि जो पानी के अंतरा आकर्षण बल जो होता है वह कमजोर होता है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी होता है, अगर आप क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लिए तो आंसर आपका सही ही होगा। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन में पूछा गया, एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल में पार करने में सक्षम है, इनके द्वारा पदार्थ के कणों का निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों पानी के अंतरा अणु के आकर्षण बल कमजोर है, यहाँ पर ये जो अंतराणु बल है कमजोर है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तभी तो दोस्तों जो गोताखोर है वह पानी को स्विमिंग पूल को क्रॉस करने में सक्षम है। हम एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। पानी में अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल है, अगर प्रबल होगा तो दोस्तों वो पार नहीं कर पाएगा। पदार्थ के कण लगातार गति में है, अगर पदार्थ के कण गति कर रहे होंगे, अगर नदी में बहाव तेज हो तो उसको पार करना मुश्किल होता है। और पदार्थ के कण आंखों से नहीं देखे जा सकते, जो लास्ट का ऑप्शन है ये गलत है, ये कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पर, तो हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन, वाहन के पश्च दृष्टि दर्पण को निर्मित करना चाहिए। दोस्तों हमारा जो 7वां क्वेश्चन है इसमें आसान भाषा में बता दूं कि इसमें पूछा गया है कि जो वाहन में उत्तल दर्पण को निर्मित करना चाहिए, जो वाहन में जो उत्तल दर्पण लगा रहता है सीधा पश्च दृष्टि पीछे के वाहनों को देखने के लिए, वह कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वह वस्तु का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमारा ऑप्शन 4th नंबर का सही हो जाएगा। क्योंकि जो उसमें प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है और आभासी भी होता है और सीधा होता है। दोस्तों आपने वाहन चलाते ही आपने देखा होगा उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। जो वस्तु पीछे आ रही होती है उससे कितना छोटा प्रतिबिंब होता है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल की हुई चीज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 8th नंबर का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती, मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि ऑप्शन है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पौधे होते हैं और जीव होते हैं वह नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% उपस्थित है, लेकिन उनको डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। दोस्तों उन्हें ग्रहण करने के लिए इसके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट फॉर्म की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये प्रोटीन, अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में भी प्रोटीन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको अवशोषित नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, लेकिन अगर वो पौधे सक्षम होते नाइट्रोजन को डायरेक्ट लेने में तो वातावरण से ही क्यों ना ले लेते, तो वो प्रोटीन के रूप में भी नहीं लेंगे। अमीनो अम्ल में भी नाइट्रोजन होती है, लेकिन दोस्तों वही फैक्ट इसमें भी वर्क कर रहा है कि वो डायरेक्ट वातावरण से ही ना ले लेते अगर वो सक्षम होते तो। और जो न्यूक्लिक अम्ल है वही फैक्ट यहाँ पर भी वर्क करेगा। तो दोस्तों नाइट्राइट्स और नाइट्रेट के रूप में जो पौधे होते हैं वो वायु जो नाइट्रोजन है उसको ग्रहण कर सकते हैं, ना कि नाइट्रोजन के रूप में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गर्मियों के मौसम में घर के ऊपर और बाहरी सतह को सफेद रंग दिया जाता है क्योंकि सफेद सतह ऊर्जा
सफेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा परावर्तित करती है और कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है। सेकंड, सफेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है और कम ऊष्मा ऊर्जा परावर्तित करती है। थर्ड, यह सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला होता है। यह इमारत को बेहतर रूप देता है। दोस्तों, जो गर्मियों के समय में छत बाहरी सतह को सफेद रंग दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है जिससे कि वह अधिक ऊष्मा को परावर्तित कर दें और कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करें। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता दूं, सफेद सतह जो इसके नीचे वाला ऑप्शन है उसमें दिखाया गया है कि जो सफेद सतह है ऊष्मा अवशोषित करता है और कम ऊष्मा को परावर्तित करता है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो सफेद सतह होती है ऊष्मा को परावर्तित करती है और कम ऊष्मा को अवशोषित करती है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, 10th नंबर का क्वेश्चन हमारा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन खालिस्तान की क्रिया से पूरा होता है। दोस्तों, जो इसमें पूछा गया है इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन किस रस की क्रिया से पूरा होता है? आंत्र रस, पित्त रस, आमाशय रस, आमाशय रस, अग्नाशय रस। तो दोस्तों, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन की शुरुआत तो आमाशय से हो जाती है। यहाँ तक कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत तो मुख से ही हो जाती है। सलाइवा में जो टाइलिन एंजाइम होता है, वो एक्स्ट्रा फैक्ट में बता देता हूँ। टाइलिन एंजाइम जो होता है सलाइवा में प्रेजेंट होता है, मुख में ही है सलाइवा का सिक्रेशन होता है, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरुआत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन की क्रिया पूरी होती है, मीन्स की पूर्ण कहाँ पर हो जाती है? तो दोस्तों, आंत्र रस में, मीन्स की सबसे लास्ट में जो इंटेस्टाइन जूस होता है वहां पर ये क्रिया पूर्ण हो पाती है। पित्त में, पित्त के द्वारा भी ये क्रिया की जाती है और अग्नाशय रस के द्वारा, आमाशय रस के द्वारा भी की जाती है। लेकिन जो उसमें क्वेश्चन है वो उसमें पूछा गया कि पूर्ण कहाँ होती है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंतर रस सही हो जाएगा। दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कुछ लवण वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं। इन लवण में निम्न विशेषता होती है: निर्जलीकरण, बाष्पीकरण, प्रस्वेदन, जलयोजन। तो दोस्तों, जो कुछ लवण वातावरण से जल को अवशोषित करके उसमें घुल जाते हैं, ये कहलाता है प्रस्वेदन या डिलिक्विएंस। प्रस्वेदन मीन्स होता है कि वातावरण में, जैसे अपन नमक को खुले वातावरण में रख दें तो वह जल को अवशोषित कर लेते हैं और घुल जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा ये एग्जाम, ये जो प्रैक्टिकल है आपने घर में भी कर सकते हैं और क्या भी होगा शायद। तो जो दोस्त अगर नमक को खुला छोड़ दें तो अगर मॉइस्चर है तो वह जल को अवशोषित कर लेता है और घुल जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता दूं, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें जल को वाष्पोत्सर्जन, जल निकल जाता है और हार्ड मटेरियल बच जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जल का अवशोषण करना है, जबकि इसमें डिहाइड्रेशन में जल बाहर निकलता है। तो ये ऑप्शन गलत है, हो जाएगा। और बाष्पीकरण, बाष्पीकरण मतलब होता है बाष्प का निकल जाना, तो फिर हार्ड मटेरियल बच जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट है जलयोजन। जलयोजन में से होता है जल का मिलाना, किसी भी चीज में जल को मिला देना, अपन इसमें जल मिला रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जल हमारे लिए मिलाना नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कुछ वातावरण में जल को अवशोषित कर उसमें घुल जाते हैं, हमारे लिए नहीं मिलाना है, वो अपने से अवशोषित कर रहे हैं और उसमें घुल जा रहे हैं, यह प्रक्रिया प्रस्वेदन कहलाती है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है इस परिभाषा के संदर्भ में। रासायनिक परिभाषा के संदर्भ में हमारे लिए एक रासायनिक प्रक्रिया है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा उसका चयन करना है। नए पदार्थ का निर्माण करना, उत्पादन की विशेषता का अभिकारकों से अलग होना। थर्ड ऑप्शन, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना। फोर्थ, परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन। असत्य कथन चुनना है दोस्तों। कोई भी अगर रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें
ऊष्मा पैदा नहीं होती है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे कि पहला, उत्पादों की विशेषताओं का अभिकारकों से अलग होना, ये ऑप्शन सही है। जब प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो उसकी विशेषता होती है वह अभिकारक से अलग होता है, तो ये ऑप्शन सही है। नए पदार्थ का निर्माण, कोई भी रासायनिक क्रिया में नए पदार्थ का निर्माण जरूर होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। परिणाम स्वरूप लास्ट वाला, अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अधिकांश क्रियाएं हैं जिनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन हमारे लिए असत्य का चयन करना है, तो हमारा जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा निम्न होती है। मानव कान की जो सुनने की क्षमता होती है वह यहाँ पर पूछी गई है दोस्तों। तो जो मानव कान की सुनने की नॉर्मल क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, उन दोनों के बीच कार्यरत बल निम्न है। गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल, नाभिकीय बल और स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। दोस्तों हमसे पूछा गया है कि दो आवेशित निकाय 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं, उनके बीच कार्यरत बल है। तो गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल, जब दो निकाय चार्ज जिन पर है अगर वो रखे हैं तो उनके ऊपर दो बल अवश्य कार्य करते हैं। दोस्तों मैं फैक्ट बताता हूँ, गुरुत्वीय बल, कोई भी आवेशित कण रखा है उस पर गुरुत्वीय बल कार्य करता ही है। दूसरा स्थिर विद्युत बल, क्योंकि वह स्थिर अवस्था में रखा है, स्थिर अवस्था में एक स्थान पर रखा गया है, तो उस पर स्थिर विद्युत बल भी कार्य करेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए नीचे वाले क्वेश्चनों ऑप्शंस को मैं सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड नंबर, नाभिकीय बल और स्थिर विद्युत बल। दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स, एक स्थान पर रखे हुए एक सामान्य से कण पर न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता, वह किसी न्यूक्लियर एटम पर काम करता है। जब कोई नाभिकीय रिएक्शन हो रही होती वहां पर अगर एक चीज पूछी जाती तो नाभिकीय बल कार्य कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ये बल कार्य नहीं करेगा, गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। थर्ड, चुंबकीय बल, जब उसमें ऊर्जा का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा होता तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती, तो वो ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। लास्ट चुंबकीय बल, ये भी आंसर नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट सेकंड 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रयोगात्मक सेटअप में दिए गए पदार्थ जैसे कि नारियल का तेल, अंडे की सफेदी, साधारण नमक और रेत क्रमशः 250 ml और वाले 4 बीकर में पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स किए गए हैं, उनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा। 4 बीकर लिए गए हैं जिनमें से एक में नारियल का तेल, दूसरे में सफेद अंडा, तीसरे में साधारण नमक लिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा। फर्स्ट, 200 ml जल में 20 ग्राम सामान्य नमक। सेकंड, 200 ml जल में 20 ml नारियल तेल। थर्ड, 200 ml जल में 20 ग्राम रेत। फोर्थ, 200 ml जल में 20 ml अंडे की सफेदी। दोस्तों टिंडल प्रभाव आपके लिए मैं पहले बता दूं, दोस्तों आप ये डायग्राम में देखते जाइए, डायग्राम में देख पा रहे होंगे दोस्तों टिंडल प्रभाव क्या होता है, डायग्राम में दर्शाया गया है। मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से क्या होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश का पुंज गुजरता है तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वह प्रकाश को अवशोषित करके उसको बिखेर देते हैं, जिससे वह हमारे लिए चमक के रूप में दिखाई देता है। प्रकाश एक चमक के रूप में दिखाई देता है, इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। चूंकि दोस्तों टिंडल प्रभाव को सर्वप्रथम टिंडल नामक साइंटिस्ट ने देखा गया तो उन्हीं के नाम पर इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए यह बताना है कि टिंडल प्रभाव कौन सा सॉल्यूशन दर्शाएगा।
तो दोस्तों मैं आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिटेल्ड मेथड में यह बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है उसमें 200 ml जल लिया गया है और तथा 20 ग्राम सामान्य नमक। दोस्तों नमक डालने पर जल में घुल जाएगा, यहाँ पर कोई क्लोराइड कण नहीं बनेंगे। सेकंड ऑप्शन 200 ml जल में 20 ml नारियल तेल डालने पर वह उसकी सतह पर तैरता रह जाएगा, जिससे यहाँ पर भी कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन 200 ml में 20 ग्राम रेत डालने पर उसके तल में बैठ जाएगी, जिससे यहाँ पर कोई कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है 200 ml जल में 20 ml अंडे की सफेदी डालने पर यहाँ पर कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सफेदी डालने पर उसमें वह मिक्स हो जाती है। कोलाइडी विलयन की परिभाषा में आपको बता दूं कि वह विलयन जो देखने में तो समांगी हो परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। मीन्स कि उसमें छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा धूल के कण वातावरण में तैरते रहते हैं। आपने पुराने जो छप्पड़ वाले घर होते थे उनमें देखा होगा, किसी आने वाली छोटी सी किरण में आपको धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते थे। वो कण उसी साइज के कोलाइडी विलयन में होते हैं, तो जिस कारण वह प्रकाश को अवशोषित करते हैं और जब परावर्तित करते हैं तो बिखेर देते हैं, तो हमें प्रकाश की चमक दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। 16वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, समुद्र समीर कब चलती है? समुद्री समीर कब चलती है? रात के दौरान, दिन के दौरान, पूरे दिन, वैकल्पिक दिन। दोस्तों इसका आंसर आपके लिए याद रखना पड़ेगा। दिन के दौरान जो है समुद्री समीर चलती है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? ऑप्शन स्टार्च विलयन, पानी में छाछ, पानी में चीनी, नाले का पानी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक सजातीय मीन्स की होमोजीनियस मिक्सचर पूछा गया है। स्टार्च विलयन, पानी में छाछ, पानी में चीनी, नाले का पानी। दोस्तों एक समांगी विलयन वह होता है जिसमें दो पदार्थों को मिलाने पर वह अलग अलग ना दिख जाएं, एक समान दिखने लग जाएं, तो उसे समांगी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर पानी में चीनी मिलाने पर वह घुल जाती है और एक समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। दोनों एक जैसे दिखने लग जाते हैं, उन्हें हम पृथक पृथक नहीं देख सकते। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट विद आपको बताता हूँ कि स्टार्च विलयन नहीं होता है। पानी में छाछ मिलाने पर सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगता है, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, उसका रंग चेंज हो जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नाले का पानी, दोस्तों नाले के पानी में कितने कण मिले रहते हैं, क्या क्या मिला रहता है, वहाँ तो समांगी होता ही नहीं है। हमारा जो चीनी का पानी में चीनी का मिश्रण जो होता है वह समांगी विलयन, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 18वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि दिया गया दूरी समय ग्राफ दर्शाता है। दिया गया जो दूरी और समय का ग्राफ है यह क्या दर्शाता है? इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर दूरी ली गई है तथा यहाँ पर समय लिया गया है, तो ये क्या शो कर रहा है ये हमारे लिए बताना है। परिवर्तनीय वेग के साथ चल रहा एक निकाय, परिवर्तन निरंतर वेग के साथ चल रहा एक निकाय, विश्राम पर एक निकाय, सीधी रेखा पथ के साथ चल रहा एक निकाय, विश्राम पर एक निकाय। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम अपना अपना विश्राम की अवस्था में है। यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं बन रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये दोनों एक विश्राम की स्थिति में हैं। तो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विश्राम की अवस्था में यह निकाय है, ये दर्शा रहा है, ऑप्शन सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन, न्यूरॉन में दिए गए चित्र में 1, 2, 3 और 4 की पहचान करें। 1 नंबर का
यहाँ पर जो 1 नंबर है वह दर्शा रहा है सेल बॉडी को, जो 2 नंबर है वह डेंड्रॉन को तथा 3 नंबर जो है वह एक्सॉन को और 4th नंबर जो है नर्व एंडिंग को दर्शा रहा है। तो दोस्तों जिस ये ऑप्शन में ये हमारे आंसर मिल जाएंगे वह हमारा सही हो जाएगा। जो फर्स्ट नंबर का है हमारा वह कोशिका बॉडी को दर्शा रहा है। कोशिका बॉडी सेल बॉडी को। सेकंड नंबर का जो है वह डेंड्राइट्स है। थर्ड नंबर पर जो है एक्सॉन है और 4th नंबर पर नर्व एंडिंग है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन आंसर होगा नंबर सेकंड नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक तत्व यहाँ पर लिया गया है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। तत्व का नाम बताइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके लिए पता भी होना चाहिए कि जो कैल्शियम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो दोस्तों उसमें 20 न्यूट्रॉन तथा 20 प्रोटॉन होते हैं। जब वह उसको यहाँ पर 2+ की कंडीशन में दिखाया गया है, मीन्स कि उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए हैं जिससे 18 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कैल्शियम सही हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज की अवस्था में है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं और इसमें 20 न्यूट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन किस में होते हैं? कैल्शियम में। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह कैल्शियम सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।